गुड मॉर्निंग बेटे। आज का अपन जो लेक्चर है वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में जो हमने मेन चीज़ देखी है उसमें दो चीज़ें, एक तो बॉडी का फ्लूइड और उसको सर्कुलेट करने वाली मशीन है ना। जैसे घर के अंदर एक पानी की मोटर होती है, तो पानी की मोटर जो है वो चलती है तो पानी जो है वो टंकी में भर आता है, ठीक है। वैसे ही हमारा हार्ट भी एक टिल्लू पंप है, एक छोटा सा पंप है जो क्या कर रहा है, बेचारा पानी को पंप करके फेंक रहा है। जैसे कूलर के अंदर पानी फेंकने की मशीन होती है, वैसे हमारे अंदर गॉड ने एक मशीन लगा के दी है जिसको अपन हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चैप्टर में देखें तो इस चैप्टर में हमको दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो है हार्ट और एक है बॉडी फ्लूइड। तो आज का जो टॉपिक है वो अपन बॉडी फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक अपन बॉडी फ्लूइड में लेते हैं वो है ब्लड। क्योंकि आर्टरी, वेंस, कैपिलरी के अंदर अगर अपन देखते हैं तो फाइनली क्या उसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं बेटा, ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड बेसिकली इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये ओपेक होता है, ठीक है। टर्बिड होता है, गंदला टाइप का टर्बिड, ठीक है। स्टिकी फ्लूइड और थोड़ा सा स्टिकी होता है। अब देखो इन तीनों पे कभी क्वेश्चन पूछता नहीं कि ओपेक, टर्बिड, स्टिकी। जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो अपन इन सबको मिला के बोल सकते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बेसिकली रेडिश कलर का होता है। इसका अगर अपन कलर देखें ब्लड का, तो ब्लड बेटा रेडिश कलर का होता है। ब्लड का कलर क्या हो गया, रेडिश। और ये ब्लड जो है हार्ट की एक्टिविटी से पंप होता है। अब देखो इसमें एक बार क्वेश्चन ये आया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ हिट्रोजिनस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हिट्रोजीनस। ये पॉइंट भी याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन बोल सकते हैं इसको हिट्रोजिनस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर अपन ब्लड का अमाउंट देखते हैं तो ब्लड का अमाउंट 5 से 5.5 लीटर होता है। अगर अपन एक नॉर्मल हेल्दी मैन की बात करें, इन ए नॉर्मल हेल्दी मैन अमाउंट ऑफ ब्लड इज, कितना अमाउंट होता है, 5 to 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। एक नॉर्मल हेल्दी मेल के अंदर कितना ब्लड होता है, तो 5 से 5.5 लीटर होता है। कुछ राइटर इसको 5.5 से 7 भी बोलते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक राइट आंसर है दैट इज़ 5 to 5.5 लीटर। अब अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल ECF है, ECF का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे अंदर जितना भी फ्लूइड है, चाहे वो लिम्फ हुआ, चाहे ब्लड हुआ, जितना भी फ्लूइड हमारे अंदर है, सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियस फ्लूइड, सारे फ्लूइड को अगर अपन देखें तो ये करीब 30 से 35% ऑफ टोटल ECF। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इट इज 30 to 35% ऑफ टोटल ECF। बेटा ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज ECF। और अगर अपन पूरे बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो ये 6 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 6 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। ये टोटल बॉडी वेट का कितना होता है बेटा, 6 to 8% होता है टोटल बॉडी वेट का। समझ में आया? अपन किसकी बात कर रहे हैं, सारी के सारी ब्लड की, है ना। तो अब अगर हम ब्लड के कंपोनेंट देखें कि यार ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो ब्लड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ब्लड में बेटे हमको 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पसल्स, जिनको अपन बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स। तो हमको ये 2 चीज़ें पढ़ना है, एक है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो बेटा ब्लड के 2 कंपोनेंट प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स, है ना। तो फॉर्म्ड एलिमेंट और कॉर्पसल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें बेटा 3 टाइप आती है। RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC दैट इज रेड ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। WBC का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये टोटल कंपोनेंट है ब्लड के, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा से। प्लाज्मा की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा किससे, प्लाज्मा से। प्लाज्मा को अगर अपन देखें तो स्ट्रो कलर का होता है, गंदला जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रो कलर। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, प्लाज्मा का जो कलर है वो हो जाता है स्ट्रो कलर्ड, ठीक। दूसरा ये अल्कलाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अल्कलाइन अगर है तो इसका pH पे क्वेश्चन आता है, तो pH होता है 7.4, ठीक है, 7.4। अब अगर अपन प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट देखें कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड है बेटा, उस ब्लड में अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा जो है ना, ये 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा क्या बनाता है, 55% पार्ट बनाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं ना, ये कितना बनाते हैं, 45%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 45% होते हैं कॉर्पसल्स, ठीक है, और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि जो प्लाज्मा है, ठीक है, तो प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर वाटर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे। मतलब अगर अपन प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कितना परसेंट है, ये 55% ऑफ द टोटल ब्लड,
या 55% पार्ट ऑफ द ब्लड सेंट 55% होता है, 55% पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का 55% पार्ट क्या है बेटा, प्लाज्मा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस प्लाज्मा के अंदर अपने को क्या क्या मिलेगा, प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे, तो प्लाज्मा के अंदर अपने को बेटा 90 से लेकर 92% तो वाटर मिलता है। मतलब प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो वाटर होगा। इसी प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन होगा। 6 to 8% क्या मिलेगा इसके अंदर, प्रोटीन मिलेगा। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कौन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। प्रोटीन कौन कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन होगा। प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा एल्ब्यूमिन मिलेगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर 0.9% क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है। और 0.1% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है बहुत कम होता है, 0.1% इसके अंदर क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर वैसे तो करीब 70 टाइप के प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये तीन ही हैं। कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अगर वैसे अगर ओवरऑल देखें तो करीब 70 के आसपास प्रोटीन होते हैं उसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना हो गया बेटा, 90 से 92%, ये क्वेश्चन है। प्रोटीन कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कितना होता है, 0.9, 0.1% ग्लूकोज, और अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, ऑर्गेनिक प्लस ग्लूकोज, ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया 0.1%। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है ये तो हो गया, इसका अपन ने फीचर्स देख लिए कि भाई प्लाज्मा क्या होता है। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, भाई हमारे अंदर प्लाज्मा होता क्या है, क्यों है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि यार एल्ब्यूमिन कितना परसेंट है, तो ये 4.7% होता है। ग्लोबुलिन कितना होता है, 1.5% होता है। फाइब्रिनोजन कितना होता है, 0.3% होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, केवल अगर आपसे याद हो जाए तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर अपन प्लाज्मा के फंक्शन को देखें, ये प्लाज्मा फ्लूइड है, तो प्लाज्मा का सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। जो भी फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्ब होगा बेटा, तो उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी, सब कुछ एब्जॉर्ब होगा। तो ये सारा एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचाना है। तो वो काम किसका है, तो वो पहला फंक्शन अपन किसका क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, अब फूड मटेरियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब, उन सब का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। अगला होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। व्हाट द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट,
भाई जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है और उसके बीच में जो जो कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट बनते हैं, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बनता है, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी तो लेके जाना पड़ेगा, जो लैक्टिक एसिड बन रहा है उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तभी जाके लीवर उसको क्या करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। तो ये काम कौन करेगा, ये वर्क भी जो है प्लाज्मा परफॉर्म करेगा। ये वर्क भी कौन परफॉर्म करेगा, प्लाज्मा। ये वर्क को भी अपन देखेंगे तो कौन करेगा, प्लाज्मा। फिर अगला फंक्शन आता है प्लाज्मा का, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मतलब प्लाज्मा जो है वो सेल्स के पास में, ऑर्गन के पास में, टिश्यूज़ के पास में रॉ मटेरियल की सप्लाई करेगा। जैसे आयोडीन पहुंचाएगा थायराइड ग्लैंड के पास में, कैल्शियम पहुंचाएगा बोन के पास में, आयरन पहुंचाएगा बोन मेरो के पास में, तब जाके क्या होगा, ये जो मटेरियल रॉ मटेरियल जाएगा तो ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है, बोन के अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम जो हमारे खाने में है वही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, अलग अलग ऑर्गन तक सप्लाई करेगा। तो सप्लाई करने में मदद कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। चौथा आता है, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल की अगर अपन बात करते हैं, है ना, ऑस्मोट पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, ऑस्मोट मतलब ऑस्मोलारिटी, और किसी के अंदर जो ऑस्मोलारिटी होती है वो आयंस के कारण आती है। तो हमारे ब्लड के अंदर या हमारी सेल्स के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयन हैं, ठीक है, आपको याद हो तो आपने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही सोडियम और क्लोराइड आयन जो है और प्लाज्मा प्रोटीन, ये तीनों मिलके जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलारिटी को, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो किसका, सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का और प्लाज्मा प्रोटीन का। ये सब क्या मेंटेन करते हैं, तीनों के तीनों, सोडियम, क्लोराइड और प्लाज्मा प्रोटीन, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन है प्लाज्मा का, रिटेंशन ऑफ वाटर। रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर का रिटेंशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, प्लाज्मा एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद अगला फंक्शन वाटर बैलेंस। वाटर को बैलेंस करेगा। ठीक है, एसिड बेसिक बफर, एसिड बेसिक बफर। ठीक है, एसिड बेसिक बफर का मतलब सिंपल था, दैट इज रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच को रेगुलेट करेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। तो अपन बोल सकते हैं रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को रेगुलेट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा प्लाज्मा, लिम्फ फॉर्मेशन। प्लाज्मा जो है वो लिम्फ का फॉर्मेशन करेगा, लिम्फ फॉर्मेशन। ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसी से जो फ्लूइड अलग करेंगे, ब्लड में से आरबीसी को हटा दो, बचा हुआ फ्लूइड क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, लिम्फ। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं लिम्फ। उसके अलावा जैसे हमारे अंदर जो हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, अपन बोलते हैं कि हम, हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर प्योर करते हैं, तो उनका भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो कोई ब्लड के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अपन बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2।
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2, ठीक है। फिर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसको भी बाहर करेगा। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। वेस्ट मटेरियल किडनी के पास पहुंचाएगा और फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये सब बेटा किसके फंक्शन है? ये सारे के सारे प्लाज्मा के फंक्शन है। ये सब किसके फंक्शन हो गए? प्लाज्मा के फंक्शन हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये किससे रिलेटेड थी बेटा? प्लाज्मा से। अब प्लाज्मा के बाद में जो सेकंड पार्ट था दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट। और मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट में बता चुका हूँ 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, 45% पार्ट बनाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अपन फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर ये फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर सबसे पहले अपन आरबीसी को स्टार्ट करते हैं, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसी, ठीक है। देखिए अगर अपन आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर बेसिकली होता क्या है? आरबीसी के अंदर अपने को हीमोग्लोबिन मिलेगा। कैसा मिलेगा? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं आरबीसीज आर हीमोग्लोबिन कंटेनिंग पिगमेंटेड एंड मोस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो किसका है बेटा? आरबीसी का है, ठीक है। तो अपन आरबीसी की अगर अपन बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर अपन देखेंगे तो मेनली क्या मिलेगा? तो डेफिनेशन के हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं? दे आर हीमोग्लोबिन containing pigmented and most numerous of formed element of ब्लड। मतलब इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है और जितने ही फॉर्म्ड एलिमेंट है उनमें इनकी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए अगर अपन देखें कि इंडिविजुअली आरबीसी कैसा दिखता है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक इंडिविजुअल आरबीसी को निकालना ना तो येलोइश दिखता है, लेकिन जब वो झुंड में होता है बल्क में तो रेडिश कलरेशन शो करता है। ये ध्यान रखना। आरबीसी की अगर अपन बात करते हैं बेटा तो आरबीसी अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल कैसा दिखेगा? येलोइश। और अगर ग्रुप में है तो कैसा दिखेगा बेटा? रेडिश। इंडिविजुअल येलोइश और ग्रुप में कैसा दिखेगा बेटा? रेडिश दिखेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार इनकी संख्या आरबीसी की पर मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है अडल्ट ह्यूमन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। तो अगर अपन इनकी संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब इन ह्यूमन मेल के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो ये होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और यही नंबर ऑफ
RBC पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल। फीमेल के अंदर अगर अपन ये संख्या देखेंगे बेटे तो ये हो जाएगी 4.5 से लेकर 5। ठीक है, 4.5 से लेकर कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। इम्पोर्टेंट है दोनों डाटा, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब, आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन ये आता है कि ए लीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड, अगर ह्यूमन के अंदर 1 लीटर ऑफ ब्लड है तो उसमें कितनी होगी? ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपन बोल सकते हैं ए लीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड contain 4.5 to 5 into 10 की पावर 12। ठीक है, आरबीसीज होती हैं, 12 नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की अगर अपन इन्फेंट में बात करते हैं ना, तो इन्फेंट के अंदर अडल्ट से ज़्यादा होती है और फिटस के अंदर और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो नंबर ऑफ आरबीसीज इन इन्फेंट, नंबर ऑफ आरबीसी इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो 6 to 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ आरबीसी इन फिटस 7 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिटस, ये इन्फेंट। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एरिथ्रोसाइट को काउंट करते हैं, भाई आप जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है सीबीसी करा के आओ, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो हीमोसाइटोमीटर करके आता है जिसकी मदद से आरबीसी काउंट होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट used for counting erythrocyte is called हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हीमोसाइटोमीटर की मदद से हम आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट्स को काउंट कर सकते हैं। जो लोग, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, हायर एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, और जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी उसको अपन बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। एक टर्म याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया।
तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होगा? हायर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एक्सेप्शनली हायर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की संख्या जिनके अंदर ज़्यादा होती है बेटा, उसको बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब मोर अमाउंट ऑफ, लार्जर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। और किसी किसी के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपिनिया या एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो एरिथ्रोपिनिया या इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसका मतलब क्या होता है? लोअर नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आरबीसी का नंबर रेड्यूस होता है, कम होता है, तो फिर अपन एक डिसीज बोल देते हैं, दैट इज एनीमिया। तो अपन इसके लिए क्या बोलेंगे कि टर्म एनीमिया इज यूज्ड फॉर reduced number of RBC पर मिलीमीटर क्यूब। तो कौन सा टर्म यूज़ करते हैं बेटा अपन? एनीमिया। ठीक है, अपन नहीं बोलते कि भाई इसको एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया अपन बेसिकली कब बोलेंगे? जब उसके अंदर क्या हो गया है? आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब क्या हो गई है? कम हो गई है, या आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, फॉलिक एसिड की हो गई है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। उसके कारण क्या होता है? इसका जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाता है बेटा? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई जनरल। अब आता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स देखिए, अगर अपन ह्यूमन आरबीसी को देखें तो ह्यूमन आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, सर्कुलर होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसीज की अगर अपन बात करें, आरबीसी जो है ये बाइकॉन्केव कैसी होगी बेटा? बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल इनका एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन? कैमल एंड लामा। कैमल और लामा के अंदर अगर अपन देखेंगे तो न्यूक्लियस मिलेगा। नॉर्मली देखो, एक क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। इमेच्योर आरबीसी अगर है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन ऑन मैच्योरेशन न्यूक्लियस जो है बेटा वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लेकिन कैमल और लामा के अंदर अगर अपन बात करें तो वहाँ पे अपने को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एरिथ्रोसाइट ओकर इन सम अदर मैमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। तो ध्यान रखिएगा कि जो आरबीसी की अपन बात कर रहे हैं ये सभी मैमल्स में होती है, किसको छोड़कर? तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। इनको छोड़ दें तो सबके अंदर बाइकॉन्केव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है मैमल्स के अंदर। किनके अंदर? मैमल्स के अंदर। और अगर अपन अदर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, तो वहाँ पे अपने को बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान में रख लीजिए कि बाइकॉन्वेक्स और
न्यूक्लिएटेड, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, स्पाइसेस, इनके अंदर अपने को बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड और शेप भी ओवल। लेकिन वो क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, वो जो भी क्वेश्चन है वो यहीं से जनरली पूछता है। एक तो ये एक्सेप्शन वो जनरली पूछता है बेटे, या डायरेक्टली पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर जो है वो आरबीसी का कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि यार ह्यूमन का जो फिटस है उसकी आरबीसी कैसी है, तो वो न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है बेटा? न्यूक्लिएटेड। ह्यूमन फिटस के अंदर भी अगर अपन बात करते हैं, अर्ली ह्यूमन फिटस जो होगा उसके अंदर न्यूक्लिएटेड होगी, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जाएगी क्या हो जाएगा? कम होती जाएगी, ठीक है, हटती जाएगी, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा। अब इसका जो शेप कॉन्केव है, तो कॉन्केविटी शेप क्यों है? क्योंकि ये कॉन्केविटी शेप बेटा सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है 20 to 30%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। कॉन्केविटी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी बाय 20 to 30%। 20 से 30% बेटा क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है कॉन्केविटी के अंदर, ठीक है, समझ में आया? अब डायमीटर पे जनरली कोई क्वेश्चन आया नहीं है कभी, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ ले तो 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट डायमीटर की अगर अपन बात करते हैं तो कितना होगा डायमीटर? 7 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, और थिकनेस 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर थिक, ठीक है। अब देखो, अब जो प्लाज्मा आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोलते हैं डोनेन मेम्ब्रेन। तो अपन बोल सकते हैं कि इसके आसपास एक सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है। तो ऑन आरबीसी सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके ऊपर आउटर साइड पे, ठीक है, ऑकर ऑन आउटर साइड, ऑकर्स ऑन आउटसाइड, ठीक। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या रोल है भाई? क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई है? वो इसलिए बनाई है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण ये K+ आयन को अंदर रिटेन रखती है और सोडियम आयन की एंट्री को प्रिवेंट करती है। समझ में आया कि जो इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर ग्लूकोज क्लोराइड का, तो ये सोडियम आयन को प्रिवेंट करती है और K+ को अंदर पकड़ के रखती है। ध्यान में रखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये K+ को अंदर रिटेन करेगी और बाहर से Na+ की एंट्री को प्रिवेंट करेगी। ध्यान रखना, ये Na+ जो दिख रहा है आपको, इस Na+ की एंट्री को प्रिवेंट करना और K+ को रिटेन करना, ये काम कौन करेगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी भी आउटर सरफेस पे अपने को सेल कोट मिलता है। क्या मिलता है? सेल कोट। क्या मिलेगा? सेल कोट। तो अपन बोल सकते हैं सेल कोट की अगर अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे सेल कोट फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर सेल कोट मिलता है। तो ये जो सेल कोट है और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन, इनके कारण जो आरबीसी है ना, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? टेम्परेरी जुड़ जाते हैं, गड्डी जम जाती है, उसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन।
क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि ड्यू टू Chalcott and fibrinogen, there is temporary stacking of एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है वो एक के ऊपर एक जम जाती है, गड्ढे बना दे। सिक्के की जो गड्डी होती है ना, सिक्के अपन एक रुपया, 2 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं, उन सिक्के को जब अपन जमाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आरबीसी जो है वो एक के ऊपर एक जमती जाती है, ठीक है। स्टेकिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कॉल्ड, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, रोलेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रोलेक्स और पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, तो रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है आरबीसी एक के ऊपर एक क्या करती जाती है बेटा, जम जाती है, ठीक है। अब जो आरबीसी होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जो अपन ने सेकंड चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में भी देखा था, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसीज possess good quantity of enzymes called, कौन सा एंजाइम होगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है, और यही वो एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कैटलाइज करता है फॉर्मेशन और डिसोसिएशन दोनों। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम क्या करता है, जैसे CO2 है, इसको H2O के साथ में जोड़ दिया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, तो क्या बनाएगी, H2CO3। तो ये किसकी मदद से बन रहा है, बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम CO2 प्लस H2O से जो कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो कार्बोनिक एसिड के बनने को और कार्बोनिक एसिड के टूटने को दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि यार ऐसा कौन सी सेल है जिसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं हैं, ऐसी कौन सी सेल है जिसके आसपास, जिसके पास सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो जो आरबीसीज होता है बेटा, मैच्योर आरबीसी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स आर डिवॉइड ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स आर डिवॉइड ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब एब्सेंट होता है। तो जगह खाली हो गई। अब वो जगह जो खाली हुई है ना, वो इसलिए खाली हुई है क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं होते। एरिथ्रोसाइट्स आर डिवॉइड ऑफ सेल ऑर्गेनल। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं,
ठीक है, समझ में आया। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर स्पेस खाली होती है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर अपन एरिथ्रोसाइट बेसिकली यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन फंक्शनली अगर अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, एरिथ्रोसाइट हैव very low energy requirement and are functionally प्रोकैरियोट। ठीक है, तो फंक्शनली क्या होगा बेटा, ये प्रोकैरियोट्स होगा। कौन, आरबीसी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल ही नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं है। अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, इसको अगर मेजर करना है तो हीमोमीटर आता है। क्या आता है बेटा, हीमोमीटर। तो अपन बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ blood is measured by an इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करेंगे नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको, हीमोमीटर। हीमोमीटर या इसको बोलेंगे हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। एरिथ्रोसाइटोमीटर मैंने आपको बताया था आगे, आरबीसी की कंटेंट को नापने, आरबीसी की संख्या को नापने के लिए। ठीक है, और अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए, तो हीमोसाइटोमीटर की मदद से अपन मेजर करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एक अडल्ट मेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इन अडल्ट मेल हीमोग्लोबिन कितना होगा बेटा, 14 to 60 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और अगर अपन यही केस इन अडल्ट फीमेल की बात करते हैं, ट्वेल्व टू 14 ग्राम पर 100 ml। फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है बेटा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड है वो लॉस होता है, तो इसके कारण फीमेल के अंदर जनरली 12 to 14 ग्राम को नॉर्मल माना गया है। और न्यूबॉर्न के अंदर अगर अपन देखते हैं तो न्यूबॉर्न के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इन न्यूबॉर्न HB इज़ 16.5 से लेकर 19.5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये डाटा याद रखना, ये क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जनरल जीके के क्वेश्चन में भी जो कुछ एग्ज़ाम अगर आप दोगे कभी जीवन में, तो वहाँ पर भी ये काम आते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेडिश कलर का होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं, क्या क्वेश्चन ये पूछता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, आयरन। ठीक है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी
पिगमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आयरन होता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होगा भाई, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो हीम और एक प्रोटीन, मतलब अगर अपन ऐसे देखें, जैसे ये बेटा ये हीमोग्लोबिन है, तो ये हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है, एक पार्ट तो हो गया हीम और एक पार्ट हो गया ग्लोबिन। हीम मीन्स दैट इज आयरन, है ना। हीम का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, हीम का मतलब हो जाएगा आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन किस टाइप का है, दैट इज कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो दो चीज़ होती है, हीम होता है और ग्लोबिन होता है, ठीक है। हीम मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा, ग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। तो अपने को ये मालूम है कि यार ये जो प्रोटीन है वो कौन है, ग्लोबिन, ठीक है। और हीम जो है वो क्या है, आयरन कंटेनिंग पार्ट, ठीक है। तो 4 आयरन, ठीक है, 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप। एक इसमें क्वेश्चन ये आया कि भाई आयरन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो Fe2+ किस में होता है, Fe2+, ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसके साथ में आयरन जो होते हैं, ठीक है, वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान में रखना कि ग्लोबुलिन के साथ में 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, जैसे फेरस फॉर्म में Fe2+, इसको बोलते हैं पोरफायरिन, ठीक है, फॉर्म में होता है। इसमें से केवल फेरस आयरन ही फंक्शनल होता है, Fe2+, Fe3+ वाला दैट इज फेरिक जो है फंक्शनल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना, फेरस जो फॉर्म है वही फंक्शनल होता है, ओनली फेरस आयरन इज फंक्शनल, Fe2+ इज फंक्शनल, ठीक है। मतलब जो ग्लोबुलिन होगा उसके साथ में 4 आयरन कंटेनिंग हिम ग्रुप होगा जिसमें 4 आयरन होंगे, लेकिन वो आयरन किस फॉर्म में होंगे, Fe2+, तो ये वो फंक्शनल होंगे। और ये ग्लोबुलिन पार्ट है, ये किससे बना हुआ होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड, ग्लोबुलिन मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। कितने से बनाए ये, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं बेटा इसके अंदर 2 अल्फ़ा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ा की चेन होगी, 2 अल्फ़ा चेन होगी, अमीनो एसिड जुड़ते हुए 2 अल्फ़ा चेन बनाएंगे, और 2 क्या बनाएंगे बेटा, बीटा चेन, ठीक है। अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फ़ा चेन के अंदर अगर अपन बात करेंगे ना तो 141 अमाइनो एसिड, और बीटा चेन के अंदर बात करेंगे तो 146 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। बीटा चेन के अंदर कितना, 146, अल्फ़ा चेन के अंदर कितना, 141 अमाइनो एसिड होते हैं। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का अगर मोलिकुलर फार्मूला देखें अपन, तो मोलिकुलर फार्मूला हीमोग्लोबिन का होता है, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन इज C3032 H4816 O872 N780 S8 और Fe4। आपको इसको याद नहीं करना है, केवल आपको मालूम होना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा उसका मोलिकुलर वेट होता है 66,000 डेल्टन, मोलिकुलर वेट
ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट होता है। समझ में आया? तो ये इसका क्या हो गया, मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब अगर अपन देखें यहाँ पर ये तो हो गया इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, और ये फार्मूला हो गया। हीमोग्लोबिन कंटेनिंग एरिथ्रोसाइट्स सारे वर्टिब्रेट्स में होती है एक्सेप्ट आइस, फिशेस एंड ईल लार्वा। ध्यान रखना, HB containing erythrocytes occurs in all vertebrates except some ice fishes and eel larvae। ठीक है, इनके अंदर नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की प्लेस पर दूसरा रेस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जगह पर दूसरा रेस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं जैसे कुछ एनालिट्स हुए, एनालिट्स के अंदर बेटा फेरिटिमा आता है, अर्थवर्म और मोलस्का, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है एरिथ्रोसाइट्स में। ठीक है, उनके अंदर अगर अपन देखेंगे तो दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट, द सेम इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। मतलब उनके अंदर सब कुछ किस में डिजोल्व होगा, प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर होगा, प्लाज्मा के अंदर। मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में या हमारा जो ब्लड है और एनेलिडा का ब्लड है, दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, दोनों के अंदर मतलब क्या अंतर होगा, डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट्स, उनके एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता, वो सीधा डायरेक्टली किस में डिजोल्व होता है, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है। तो अपन बोल सकते हैं इन some annelids, in some annelids, that is earthworm and mollusca, they do not have HB in इनकी एरिथ्रोसाइट में HB नहीं होता, बल्कि वो HB जो होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है इन एरिथ्रोसाइट, बट डिजोल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, समझ में आया? और हीमोग्लोबिन को कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे अपन बात करें कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन, प्रॉन और क्रैब के अंदर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन प्रॉन एंड क्रैब क्या मिलेगा, हीमोसाइनिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपर, क्या होता है बेटा, कॉपर, और कलर कैसा होगा, ब्लूइश। ठीक है, किसके अंदर, प्रॉन, क्रैब, सम मोलस्क। ठीक है, एक होता है क्लोरो
क्लोरीन्स आर आयरन कंटेनिंग green pigment found in some annelida. क्लोरिन्स, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर अपन एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कितने आयरन होंगे उसके अंदर? 4। कितना आयरन होंगे? 4। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयरन होंगे? 4। कौन से फॉर्म में? Fe2+ में। किसको पिक करेंगे? ऑक्सीजन को, और क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो Hb4 + 4O2 दैट विल फॉर्म Hb4O8। क्या बनाएंगे? O8, ठीक है, ध्यान में रखना। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन होते हैं फेरस फॉर्म में, जो क्या करेंगे? हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक करेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। इतना समझ में आया? अब ये तो हो गया आरबीसी के अंदर का पूरा कंटेंट और आरबीसी। अब इस आरबीसी की ओरिजिन कहाँ पे होती है, ठीक है, इसकी लाइफ स्पान कितनी है, इसका फंक्शन कितना है, ये सब अब अपन अगले लेक्चर में